वेलकम स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर के इस थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन सर्किट ऑफ एससीआर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एससीआर के स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, रेटिंग्स क्या हैं। आपको पता है किसी भी डिवाइस की परफॉर्मेंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के डेटा को स्पेसिफिकेशन और रेटिंग्स कहते हैं। कोई भी डिवाइस है उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी, उसकी क्या लिमिटेशंस होंगी, ये सारी चीज़ें हमको स्पेसिफिकेशन और रेटिंग्स से पता चलती हैं। तो एससीआर के लिए क्या रेटिंग्स हैं, कौन कौन सी रेटिंग्स हैं? दो टाइप की रेटिंग्स हैं, दो सेक्शन में डिवाइड हैं। एक वोल्टेज से संबंधित रेटिंग और दूसरी करंट से संबंधित रेटिंग। इलेक्ट्रिसिटी में दो पैरामीटर्स होते हैं, वोल्टेज एंड करंट। तो उनसे संबंधित रेटिंग्स इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वोल्टेज रेटिंग्स। वोल्टेज रेटिंग्स क्या क्या इंपॉर्टेंट रेटिंग्स एक एससीआर की हैं जिनको हमें देखना है जब हम एससीआर का सिलेक्शन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहला है पीक इनवर्स वोल्टेज। ये क्या है? ये मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है जो एससीआर जिसको सहन कर सकता है, जिसमें वो बिना ब्रेकडाउन हुए चल सकता है, ऑफ स्टेट में बिना ब्रेकडाउन हुए चल सकता है। तो ये क्या कहलाता है? पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है। दूसरा है ऑन स्टेट वोल्टेज। एससीआर जब ऑन होगा तो उसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, ये पता लगता है हमें ऑन स्टेट वोल्टेज की रेटिंग से। 1 से लेकर के 4 वोल्ट तक इसकी रेटिंग होती है। थर्ड है फिंगर वोल्टेज। फिंगर वोल्टेज क्या है? ये वो मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज है जिस पे आपका एससीआर ऑन हो सकता है। अगर फिंगर वोल्टेज से कम वोल्टेज हमने अप्लाई किया है तो गेट करंट देने के बाद भी एससीआर ऑन नहीं होगा। ठीक है। तीसरी चीज है रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज। ये हमें देखना है कि एससीआर कितना वोल्टेज का चेंज, किस रेट से वोल्टेज के चेंज को बियर कर सकता है। तो ये रेटिंग बताती है कि कितनी तेज़ी से हम वोल्टेज चेंज कर सकते हैं जिससे कि एससीआर बिना टर्न ऑन हुए रह सके। यानी कि अगर हम गेट पल्स नहीं दिए हैं तो हम मैक्सिमम कितना वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं, किस रेट से चेंज कर सकते हैं जिससे आपका एससीआर टर्न ऑन ना हो, अनवांटेड ट्रिगरिंग ना हो। ठीक है। फिर है आपका वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर है। दिस इज रेशियो ऑफ पीक इनवर्स वोल्टेज अपॉन डबल ऑफ आरएमएस वोल्टेज। ठीक है। एंड दिस लाइज बिटवीन 2 टू 2.5। ओके। नेक्स्ट आपकी जो रेटिंग्स हैं वो करंट रेटिंग्स हैं। करंट रेटिंग्स क्या क्या है? मैक्सिमम एवरेज ऑन स्टेट करंट है। किसी भी एससीआर से अधिकतम कितनी एवरेज करंट हम फ्लो करा सकते हैं जबकि कंडक्शन एंगल 180 डिग्री हो और फ्रिक्वेंसी 40 से 60 हर्ट्ज के बीच में हो। ठीक है। दूसरा है मैक्सिमम आरएमएस ऑन स्टेट करंट। एससीआर आपका ऑन हो गया है तो उससे कितनी मैक्सिमम आरएमएस करंट फ्लो हो सकती है। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है। तो कितनी मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू की करंट फ्लो हो सकती है जबकि फ्रिक्वेंसी आपकी 40 टू 60 हर्ट्ज के बीच में हो और आपका कंडक्शन एंगल जो है 180 डिग्री हो। थर्ड है मैक्सिमम सर्ज ऑन स्टेट करंट। सर्ज का मतलब होता है कि आपके सर्किट में अचानक करंट का बढ़ जाना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। आपका सपोज एससीआर ऑन है और एससीआर के क्रॉस ये आपकी आईएल है, लोड करंट फ्लो हो रही है, ये टाइम टी है, फ्लो हो रही है। अचानक T1 पे क्या हो रहा है? T1 टाइम पे ये करंट तेजी से राइज हो रही है
और T2 टाइम पे वापस फॉल हो करके IL के बराबर हो जा रही है। तो ये जो राइज है, अचानक राइज करंट में, ये कहलाता है सर्ज। ठीक है, तो मैक्सिमम सर्ज ऑन स्टेट करंट कितनी हो सकती है? इट इज द मैक्सिमम एडमिसिबल पीक वैल्यू ऑफ द सिनुसॉइडल हाफ साइकिल ऑफ 10 मिलीसेकेंड। दो चीजें हैं इसमें, इसकी हाइट होती है यानी वैल्यू, और कितनी ड्यूरेशन की है। ठीक है, तो ये रेटिंग बताती है कि आपका SCR 10 मिलीसेकेंड ड्यूरेशन की कितनी ज़्यादा वैल्यू की सर्ज करंट को बियर कर सकता है 50 हर्ट्ज पे। ठीक है, लैचिंग करंट। लैचिंग करंट क्या है? ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। लैचिंग करंट का मतलब है कि आपका SCR जब टर्न ऑन हुआ हो तो गेट हटाने से पहले उसमें मिनिमम करंट कितनी होनी चाहिए, वो क्या कहलाता है? लैचिंग करंट। इसी तरह से आपका SCR कंडक्शन स्टेटस में बना रहे, उसके लिए एक मिनिमम जो करंट चाहिए होती है वो क्या होता है? होल्डिंग करंट। ठीक है, देन आपका है गेट करंट। गेट करंट, द करंट विच इज अप्लाई टू द गेट ऑफ द डिवाइस फॉर कंट्रोल पर्पस। गेट पे जो हम करंट देते हैं वो क्या कहलाती है? गेट करंट। अब ये गेट करंट की दो रेटिंग्स हैं। मिनिमम गेट करंट यानी कितनी मिनिमम हमें गेट करंट देनी चाहिए जिससे आपका मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज पे SCR टर्न ऑन हो सके। उससे कम गेट करंट देंगे तो हम वोल्टेज, कितनी भी वोल्टेज देंगे उस पर आपका SCR ऑन नहीं होगा। इसी तरह से मैक्सिमम गेट करंट, कितना मैक्सिमम गेट करंट हम दे सकते हैं जिससे कि आपका गेट कैथोड जंक्शन खराब ना हो। ठीक, गेट पावर लॉस। जब हमने गेट करंट दिया है तो गेट से कैथोड के बीच करंट फ्लो होने से कितना एवरेज यानी मीन पावर लॉस हो सकता है, ये रेटिंग बताती है गेट पावर लॉस। टर्न ऑन टाइम क्या है? कोई भी डिवाइस जब टर्न ऑन होती है तो जीरो करंट से मैक्सिमम लोड करंट तक पहुंचने का जो समय होता है वो क्या होता है? टर्न ऑन टाइम। यानी कि डिवाइस जब हमने SCR के थ्रू फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया जिस पोजीशन पे, जिस टाइम पे, वहां से लेकर के और पूरी तरह से ऑन हो जाने में, यानी पूरी तरह से एनोड करंट इस्टेब्लिश हो जाने में जितना समय लगता है वो समय क्या कहलाता है? टर्न ऑन टाइम। ठीक है, इसकी वैल्यू 150 टू 200 माइक्रोसेकंड के आसपास होती है। फिर है टर्न ऑफ टाइम, कंडीशन में है, फिर हम उसको रिवर्स वोल्टेज दे करके ऑफ करना चाहते हैं तो रिवर्स वोल्टेज देने के बाद कितनी देर में उसमें करंट जीरो हो जाएगी, वो टाइम कहलाता है टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, टर्न ऑफ टाइम जो है वो 200 माइक्रोसेकंड के आसपास जनरली रहता है या इससे। फिर है आपका रेट ऑफ राइज ऑफ करंट DI/dt। ठीक है, इसमें क्या है कि हम SCR के थ्रू बहने वाली करंट में कितनी तेजी से, मैक्सिमम कितनी तेजी से चेंज कर सकते हैं जिससे SCR बिना डैमेज हुए कंडक्शन करता रहे। ठीक है, तो ये रेटिंग्स आपकी हैं। नाउ जब हम कोई भी डिवाइस या SCR का इस्तेमाल करते हैं तो में करते समय ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो भी हम उसको करंट और वोल्टेज पैरामीटर दे रहे हैं, जो भी वैल्यूज़ दे रहे हैं उसके ऑपरेशन के समय, वो सारी वैल्यूज़ जो मैक्सिमम रेटिंग्स हैं उनके अंडर में रहनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी वजह से मैक्सिमम रेटिंग से ज़्यादा की वैल्यू आपने दे दी, कोई वैल्यू, चाहे वो करंट दे दी, वोल्टेज दे दिया, DI/dt दे दिया, dV/dt दे दिया, तो क्या होगा? आपका SCR खराब हो जाएगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, रिलायबल फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो किसी भी डिवाइस के रिलायबल ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है कि उसके सारे वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ हैं वो मैक्सिमम रेटिंग के अंदर ही रहें। ठीक है, अदरवाइज आपकी डिवाइस परमानेंटली डैमेज हो सकती है। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं?
सबसे पहले हमें बचाना है ओवर वोल्टेज। ठीक है, ओवर वोल्टेज का क्या मतलब है कि अगर आपके एससीआर के क्रॉस, चाहे वो रिवर्स वोल्टेज हो चाहे वो फॉरवर्ड वोल्टेज हो, वो मैक्सिमम एडमिसल वैल्यू जो है आपकी, जो आप रेटिंग में दिया हुआ है, उससे अधिक ना हो जाए। ठीक है, अब ये ओवर वोल्टेज दो तरीके से आ सकती है। एक आपका होती है एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज, जो कि लाइटनिंग, स्विचिंग सर्जेस, या आपकी पावर सप्लाई में कोई फॉल्ट हो गई हो जिससे वोल्टेज बढ़ गया हो, इस तरह की हो सकती है। या दूसरा तरीका है इंटरनल ओवर वोल्टेज हो सकता है, जो कि एससीआर के ऑपरेशन की वजह से होता है। एससीआर का जो वर्किंग है, वर्किंग उसकी वजह से होता है, जिसमें आपका ये ओवर वोल्टेज आपकी हो सकती है स्विचिंग से, या जो आपके सर्किट में इंडक्टर लगे हैं, अगर करंट में चेंज हो रहा है तो इंडक्टर के थ्रू हाई वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, तो उसकी वजह से ओवर वोल्टेज हो सकता है। तो ये आपका ये वोल्टेज की वैल्यू इस तरह से, जो आपकी रेटिंग्स हैं उनसे ज़्यादा हो सकती हैं, तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज कंडीशंस। अब ओवर वोल्टेज कंडीशंस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो जो भी आपका एक्सटर्नल ओवर वोल्टेजेस होते हैं, उनके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइसेस यूज करते हैं। वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइसेस क्या है? आपने जेनर डायोड पढ़ा है? जीनर डायोड, जीनर डायोड में क्या होता है कि इसके क्रॉस हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और जब ये रिवर्स वोल्टेज जीनर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है वी जेड से, तो क्या होता है, ये जीनर डायोड में ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसकी वैल्यू, इसके रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है ये। तो ये आपका डायोड जिस भी डिवाइस के क्रॉस लगा होता है, उस डिवाइस के क्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज कभी भी जीनर वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम यही सप्लाई आपकी चेंज कर दें, यहाँ प्लस कर दें यहाँ माइनस, तो आपका ये जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और फिर ये सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डीसी के ऑपरेशन में हम जीनर का इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए। एससीआर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो एसी सर्किट्स में होता है। तो एसी सर्किट्स में क्या करते हैं, हम ऐसी डिवाइस यूज़ करते हैं जो डबल साइडेड जीनर की तरह बिहेव करती है। डबल साइडेड जीनर की तरह यानी कि दोनों डायरेक्शन में बैक टू बैक जीनर लगा हुआ है, सपोज इस टाइप ऑफ। ठीक है, तो ऐसी डिवाइसेस को हम बोलते हैं वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइसेस। तो ये आपका वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइसेस हो सकती हैं मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर, सेलेनियम थायरेक्टर डायोड्स, एवलांचे डायोड, एवलांचे सप्रेसर्स। तो ये सारे जो डिवाइसें हैं क्लैंपिंग डिवाइस, इनका नेचर ऐसा होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे इनका रेजिस्टेंस कम होता जाता है, और एक लिमिट से ज़्यादा जब वोल्टेज आता है, जो कि उस पर्टिकुलर डायोड के लिए, उस पर्टिकुलर बैरिस्टर या थायरेक्टर के लिए प्री डिसाइडेड होती है, उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज हो जाएगा तो वहाँ पे आपका वो डिवाइस शॉर्ट हो जाएगी, और शॉर्ट होने की वजह से उसके क्रॉस जो एससीआर लगा हुआ है उसमें वोल्टेज जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर है, अब ये तो हो गया एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन। इंटरनल वोल्टेज ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन का मतलब जो ट्रांजिएंट्स ओवर वोल्टेज होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, जो इंटरनल ऑपरेशन वर्किंग की वजह से जो आपका डीवी अपॉन डी या डी आई अपॉन डी की वजह से जो वोल्टेज जनरेट होते हैं, उनसे बचने के लिए हम एक पैरेलल आरसी स्नबर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। स्नबर नेटवर्क क्या है? ये इसमें इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो डिवाइस है ये आपका थायरेक्टर है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसके लिए? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए।
इसके साथ ये आरसी नेटवर्क है, ये कहलाता है स्नबर नेटवर्क, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं dV अपॉन dt, यानी रेट, अगर वोल्टेज के रेट में कोई ज़्यादा चेंज हो रहा है तो उससे आपके डिवाइस की सुरक्षा के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं स्नबर नेटवर्क। तो इस स्नबर नेटवर्क का क्या काम है? इसका काम है कि जो ट्रांजिएंट वोल्टेज राइज हो रहा है तेजी से, उससे आपके SCR को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, अब ये तो हो गया ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन। ओवर करंट से प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं? ओवर करंट से प्रोटेक्शन करने के बहुत ही पॉपुलर तरीके को आप सब जानते हैं, जिसे बोलते हैं फ्यूज। तो फ्यूज का इस्तेमाल करके या सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करके या MCB का इस्तेमाल करके हम ओवर करंट से डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब कोई भी फ्यूज सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वो बातें क्या हैं कि पहला है, फ्यूज मस्ट बी रेटेड टू कैरी द फुल लोड करंट कंटिन्यूसली प्लस मार्जिनल ओवरलोड करंट फॉर द स्मॉल पीरियड। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो हम फ्यूज सेलेक्ट कर रहे हैं उस फ्यूज की जो रेटिंग है वो इस तरह से होनी चाहिए कि जो मैक्सिमम पॉसिबल लोड करंट है वो, और प्लस थोड़ी सी मार्जिनल करंट कुछ समय के लिए उसमें और फ्लो हो सके, यानी फुल लोड करंट आपकी फ्लो हो सके, प्लस उससे ज़्यादा करंट थोड़ी देर के लिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा करंट मार्जिनल, थोड़ी ज़्यादा करंट मार्जिनल पीरियड के लिए, थोड़ा समय के लिए फ्लो हो सके। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है I²T रेटिंग। I²T रेटिंग फ्यूज की क्या होती है? कोई भी फ्यूज है, मान लीजिए फ्यूज का कैबिनेट है और इसमें हमने ये फ्यूज यूज कर रखा है, तो जब हम फ्यूज के थ्रू करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, इसके रेजिस्टेंस की वजह से इसमें I²R की जो है हीट डेवलप होती है, और ये हीट जो है एनवायरनमेंट में चली जाती है। ठीक है, जैसे जैसे ये करंट बढ़ती जाती है वैसे वैसे हीट जनरेशन का रेट भी बढ़ता जाता है, और जब हीट जनरेशन का रेट हीट ट्रांसफर के रेट से ज़्यादा हो जाता है तो ये फ्यूज गर्म हो जाता है। ठीक है, I² की वजह से। तो I² रेटिंग क्या होती है? I² रेटिंग ये बताती है कि कोई भी फ्यूज एक पर्टिकुलर करंट के साथ कितने कम समय में पिघल जाएगा। ठीक है, कितने कम समय में पिघल जाएगा। तो अगर I²T की रेटिंग कम है, इसका मतलब है कि वो कम करंट पे पिघल जाएगा, और अगर इसका ज़्यादा रेटिंग है इसका मतलब इसको पिघलने में ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो I²T रेटिंग ये डिसाइड करती है कि कितनी ज़्यादा करंट और कितने समय में फ्लो कराएं, कितने कम समय के लिए, जिससे आपका फ्यूज जो है वो मेल्ट हो जाए। तो इस रेटिंग को कई बार मेल्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्यूज। तो ये आपका I²T रेटिंग फ्यूज की जो है वो हमेशा I²T रेटिंग ऑफ SCR से कम होनी चाहिए, ताकि फ्यूज SCR के खराब होने से पहले मेल्ट हो जाए। ठीक है, फिर है आपका DI/dt प्रोटेक्शन ऑफ SCR। DI/dt से क्या होता है? जब आपका SCR आपने प्लस दिया एनोड को, इधर कैथोड को माइनस, और गेट करंट अप्लाई की, तो SCR क्या होता है? ऑन होता है। ठीक है, ऑन होते समय जो जंक्शन है आपका, PNPN, ये है
ये जो जंक्शन है जो कि रिवर्स बायस था, जब हम इस पे गेट करंट देते हैं तो क्या होता है कि गेट करंट के साथ साथ पहले तो क्या है, ये पूरा जंक्शन ऑफ है, डिप्लेशन लेयर बनी हुई है। जैसे ही हम गेट करंट देते हैं, इस लेयर में करंट के छोटे छोटे रास्ते बनते हैं इस तरह से, यानी कि एक फैली हुई करंट फ्लो होती है। जैसे जैसे करंट बढ़ती जाती है नोड से, वैसे वैसे ये करंट पूरे जंक्शन में फैल जाती है, यानी पूरे इस एरिया में फैल जाती है। ठीक है, समझ रहे ना कि जैसे ही आपकी डिवाइस ऑन होती है, जो रिवर्स बायस जंक्शन है उसमें करंट शुरुआत में पूरे एरिया में नहीं फैली होती है, कुछ कुछ जगहों से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे पूरे एरिया में फैल जाती है। तो पूरे जंक्शन एरिया में फैलने में आपके एनोड करंट को समय लगता है। तो अगर आपका एनोड से करंट बहुत ज़्यादा है, उसके तेजी से करंट एनोड की बढ़ रही है, यानी कि di/dt की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि ये करंट तेजी से बढ़ेगी। अब क्योंकि यहाँ पे जो है आपका करंट पूरी एरिया में फैली नहीं हुई है, करंट डेंसिटी जो है वो कम है, तो उससे क्या होगा कि जो जहाँ से करंट फ्लो हो रही है वहाँ से ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होगी कम एरिया से, यानी एरिया कम होगा और करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इससे उस पाथ में क्या हो जाएगा, वो पाथ हीट हो जाएगा और इसको हम बोलते हैं हॉट स्पॉट। समझ रहे ना? तो अगर आपका करंट तेजी से बढ़ती है, यानी कि करंट बढ़ने का रेट बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है कि आपका जो जंक्शन है इस पे करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती उतनी तेजी से, और जिससे क्या बन जाते हैं, लोकल हॉटस्पॉट बन जाते हैं जो कि जंक्शन को बर्न कर सकते हैं। तो हमें जो है di/dt से इस तरह को प्रोटेक्शन देनी है, और इस प्रोटेक्शन के लिए हम SCR के सीरीज में एक इंडक्टेंस लगाते हैं। और आपको ये पता है कि इंडक्टेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो करंट में चेंज को, करंट में अगर कोई चेंज हो रहा तो इंडक्टर उसका विरोध करता है, तो करंट में सडन चेंज को वो क्या कर देता है, स्लो कर देता है। ठीक है, फिर है dV/dt से प्रोटेक्शन हमें देनी है। dV/dt अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, देखिए हर एक जंक्शन जो होता है किसी भी डिवाइस में, जो रिवर्स बायस जंक्शन होता है उसमें कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी की वजह से अगर उसके क्रॉस वोल्टेज चेंज किया जाए तो आपको पता है कि IC = C dV/dt, ये करंट होती है कैपेसिटर में जब वोल्टेज क्या किया जाए, चेंज किया जाए। ठीक है, तो अगर किसी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज चेंज हो रहा है तो उसमें बहने वाली करंट कितनी होगी, C dV/dt। तो जब आपका SCR फॉरवर्ड बायस होता है तो उस समय ये जंक्शन रिवर्स बायस है, और इस जंक्शन की प्रॉपर्टी कैसी है, कैपेसिटिव है। तो अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज में तेजी से चेंज करें, ठीक है, तो इस जंक्शन में चार्जिंग करंट फ्लो होने लगती है, और ये चार्जिंग करंट क्या होती है, ये होती है IC = C dV/dt, जहां पे C क्या है, जंक्शन का कैपेसिटेंस है। ठीक है, C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ जंक्शन। ठीक है, तो ये आपका जो करंट है IC, ये करंट SCR को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेटस में भी ऑन कर सकती है, जबकि हम उसे
ऑन करना नहीं चाहते, हमने गेट करंट उसको नहीं दिए, फिर भी वोल्टेज में चेंज होने की वजह से इस जंक्शन पे, रिवर्स बायस जंक्शन पे करंट फ्लो होने लगती है और ये करंट डिवाइस को, एससीआर को ऑन कर सकती है। तो हमको डिवाइस को इस हाई डीवी अपॉन डीटी से प्रोटेक्ट करना है और इसके प्रोटेक्शन के लिए जो नेटवर्क यूज होता है, अगेन आरसी स्नबर नेटवर्क। क्या है ये नेटवर्क? ये देखिए स्नबर सर्किट है, इसमें एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो क्या होता है कि जब एससीआर के क्रॉस हाई डीवी अपॉन डीटी होता है तो कैपेसिटर में चार्जिंग करंट फ्लो होने लगती है, कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होने लगता है। इस चार्जिंग की वजह से आपके एससीआर के क्रॉस वोल्टेज अगर चेंज, मान लीजिए ये एससीआर के क्रॉस ये टी है, दिस इज वी, वोल्टेज इस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर की वजह से, क्योंकि कैपेसिटर एससीआर के क्रॉस लगा हुआ है, कैपेसिटर जब चार्ज होना शुरू होगा तो एससीआर के क्रॉस वही वोल्टेज होगा जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है, और कैपेसिटर का जो चार्जिंग पैटर्न है वो इस तरह से होता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आर। तो कैपेसिटर क्या करता है, ये आपका वी इनपुट है और ये क्या हो जाएगा आपका वीसी। ठीक है, तो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का जो रेट ऑफ चेंज है ये क्या हो जाता है, कम कर देता है। ठीक है, इससे एससीआर में की जो डीवी अपॉन डीटी वैल्यू है, वोल्टेज चेंज की वैल्यू है, वो क्या हो जाती, कम हो जाती। ये आपका हाई डीवी अपॉन डीटी है इनपुट पे। कैपेसिटर की वजह से क्रॉस, कैपेसिटर जो लगा हुआ है एससीआर के क्रॉस, उसकी वजह से डी अपॉन डी की वैल्यू ये जो है इससे क्या हो जा रही है, लो हो जा रही है। ठीक है, तो स्नबर सर्किट क्या करता है, स्नबर सर्किट अगर एससीआर के क्रॉस वोल्टेज चेंज होने की दर या रेट ऑफ वोल्टेज चेंज ज़्यादा है तो स्नबर सर्किट में लगे कैपेसिटर में एक चार्जिंग करंट फ्लो होती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है और एससीआर में अनवांटेड ट्रिगरिंग नहीं होती है। अब क्या है कि एससीआर जब आपका कंडक्ट करने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेटस में जब रहता है तो एससीआर ये इस डायरेक्शन में चार्ज हो जाता है, सॉरी एससीआर नहीं, कैपेसिटर इस डायरेक्शन में चार्ज हो जाता है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब एससीआर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेटस से कंडक्शन में अगर आएगा तो एससीआर जो है एक लो रेजिस्टेंस पाथ की तरह बिहेव करने लगेगा और इसकी वजह से ये जो कैपेसिटर है इस एससीआर से के थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये जो डिस्चार्जिंग करंट है और ये जो लोड करंट है, तो एससीआर में जो टोटल करंट होगी वो आई सी प्लस आई एल, ये आई टी टोटल करंट है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि एससीआर के थ्रू करंट जो है वो बढ़ जाती है। अगर आपकी आई एल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये एक्सेस आईसी जो है वो एससीआर के थ्रू बहने वाली करंट को रेटेड करंट से ऊपर पहुंचा सकती है। ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि हम इस करंट की वैल्यू को रिड्यूस कर सकें। तो इसके रिड्यूस किस वजह से होता है, उसके इस करंट को रिड्यूस करने के लिए ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस की वजह से जो डिस्चार्जिंग करंट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिससे आपका एससीआर में ओवर करंट फ्लो नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये स्नबर सर्किट है। इस सर्किट में आप देखेंगे, इससे पहले चलते हैं, ये आपका कंप्लीट प्रोटेक्शन सर्किट है थायरेक्टर ओवर वोल्टेज के लिए। ठीक है, स्नबर नेटवर्क ये हाई डीवी अपॉन dt के लिए, ये L हाई
di/dt से बचने के लिए, और ये फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर ये ओवर करंट से बचने के लिए। ठीक है। नाउ अब आपका जो हाई पावर डिवाइसेस होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा करंट और बहुत ज़्यादा वोल्टेज का ऑपरेशन रहता है, तो इन डिवाइसेस में क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो पावर डेसिपेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज P इज I²R। I की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो पावर डेसिपेशन बहुत ज़्यादा होगा, और ये पावर डेसिपेशन जो है वो इन फॉर्म ऑफ हीट होता है, इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में होता है। तो आपका अगर कोई डिवाइस है, ये डिवाइस X है, इट में भी SCR, इसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे पावर डेसिपेशन I²R होगा और इसमें क्या जनरेट होगी, हीट। इस हीट की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब देखिए जितनी हीट इसमें जनरेटेड हो रही है, हीट जनरेट होने के साथ साथ जब ये इसका टेम्परेचर आपके बाहर के टेम्परेचर से, एम्बिएंट के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, हीट जो है इस डिवाइस से एम्बिएंट में क्या होने लगेगी, ट्रांसफ़र होने लगेगी। लेकिन अगर करंट की वैल्यू और भी ज़्यादा हो जाती है तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें जनरेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हीट जनरेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा और हीट ट्रांसफ़र का रेट कम हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा। और ये सब पता है हम लोगों को कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं ये टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं, यानी कि अगर इनमें टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज हो तो इनकी कंडक्टिविटी प्रभावित होती है, और कंडक्टिविटी प्रभावित होने की वजह से आपका जो रिलायबल ऑपरेशन है SCR का वो भी प्रभावित होता है। तो हमारा मोटो यहाँ ये रहेगा कि हम किसी भी तरह डिवाइस के टेम्परेचर को स्टेबल रखें, उसके रेटेड टेम्परेचर जितनी उसकी रेटिंग है उसके बिलो पे ही रखें। ठीक है। अब ये होता कैसे है, आपका सामान्य डिवाइस है जो सिग्नल लेवल डिवाइसेस में, उसमें इतनी कम हीट होती है कि कोई एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना नहीं पड़ता है। लेकिन पावर डिवाइसेस में ये हीट डेसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, और इस हीट को डिवाइस से अलग करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमको अलग से अरेंजमेंट करने होते हैं, और इन अरेंजमेंट को कहा जाता है हीट सिंक। ठीक है। तो हीट सिंक क्या है, हीट सिंक इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट which disperse heat from other component into the surrounding medium and cools them for improving their performance reliability and also avoid the premature failure of the component। ठीक है। कैसे काम करती है हीट सिंक, देखिए क्या होता है कि कोई भी बॉडी है, इस बॉडी का टेम्परेचर अगर एम्बिएंट के टेम्परेचर से कम है, सपोज दिस इज TA, और ये है आपका TD, टेम्परेचर ऑफ डिवाइस। अगर TD की वैल्यू TA से कम है तो क्या होगा, हीट एम्बिएंट से इस डिवाइस में ट्रांसफर होगी। लेकिन अगर TD की वैल्यू TA से ज़्यादा है तो क्या होगा, TA से हीट ट्रांसफर होगी एम्बिएंट में, एयर में,
तो डिवाइस में एक्सेस करंट होने की वजह से यहाँ पे हीट जनरेशन बहुत ज़्यादा है। अब इससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा और हीट आपका डिवाइस से एम्बियंट में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये ट्रांसफ़र रेट यानी हीट ट्रांसफ़र रेट हीट जनरेशन रेट से कम है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा। इस स्थिति को अवॉइड करने के लिए हमें इस डिवाइस के हीट ट्रांसफ़र रेट को बढ़ाना होता है। तो हीट ट्रांसफ़र रेट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, दिस वन। ये हीट ट्रांसफ़र रेट है जो डिपेंड करता है नीटा हीट सिंक एफिशिएंसी, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस। तो डिवाइस से अगर हमें हीट ट्रांसफ़र रेट बढ़ाना है तो हमें इसका एरिया बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, इसकी हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन डिवाइस तो फिक्स है, हम इसकी साइज़ में चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइस के साथ, ये आपकी डिवाइस है से SCR है, ठीक है, इसके साथ मेटल की एक स्ट्रक्चर अटैच कर देते हैं। तो ये जो मेटल का स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, ये इफेक्टिव एरिया बढ़ा देता है, ठीक है, और इसकी कंडक्टिविटी, क्योंकि एयर की कंडक्टिविटी से ज़्यादा है तो डिवाइस से इस मेटल में जो है हीट ट्रांसफ़र तेज़ी से होती है और फिर इस मेटल से एयर, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है ज़्यादा है तो मेटल से एयर में हीट ट्रांसफ़र होने लगती है, उसका रेट ज़्यादा हो जाता है। तो ये मेटल का जो अरेंजमेंट है, जो हीट, इसको हीट सिंक बोलते हैं, ये हीट सिंक इस डिवाइस से हीट ट्रांसफ़र तेज़ी से करना शुरू कर देती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये आपकी डिवाइस है, लाल एरिया जो दिख रहा है, यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है। ये आपका जो एरिया है ये एक हीट सिंक है, ये ऊपर दिख रही है, ये हीट सिंक है, ये सब इसके फिन्स हैं, ये फिन्स है जिनके बीच से होकर के हवा गुजरती है। तो यहाँ पे ये आपकी डिवाइस है, ये हीट सिंक है, ये बाहर की हवा है जो इस हीट सिंक से होके गुजर रही है और ये हवा है गुजरने के बाद। तो ये जो ब्लू रीजन है ये दिखा रहा है कि हवा ठंडी है। जब ये हीट सिंक से होके गुजरती है तो ये मेटल की फिन्स हैं इनकी, और ये आपका नीचे जो डिवाइस है जिसपे डेसिपेशन हो रहा है पावर का, SCR का सरफेस है, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी, ये हीट ट्रांसफ़र होगी सिंक में, और फिर ये एयर जो है वो सिंक की हीट को ट्रांसफ़र कर देगी। तो यहाँ पे आपकी कूल एयर है ब्लू, इधर पहुँचेगी तो ये क्या हो जाएगी, हॉट, ठीक है। तो हीट सिंक क्या करती है, हीट सिंक डिवाइस का इफेक्टिव एरिया बढ़ा देती है और थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ा देती है, जिससे इन्वायरमेंट में तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र शुरू हो जाता है। हीट सिंक्स के कितने टाइप हैं, दो तरह के हीट सिंक हैं, एक्टिव हीट सिंक और पैसिव हीट सिंक। एक्टिव हीट सिंक में एयर फ्लो के लिए अरेंजमेंट होते हैं, फैन वगैरह, और जो पैसिव हीट सिंक हैं वो नॉर्मल फ्लो होता है एयर का, जो एम्बिएंट फ्लो है उसकी वजह से इसमें हीट ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं होता है, इसमें कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं है। इसमें पावर ड्राइव फैन लगा हुआ है जिससे हीट ट्रांसफ़र तेज़ी से बढ़ जाए।
तो जहाँ पे जिन डिवाइसेस में जैसे माइक्रो प्रोसेसर है, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट होती है, और माइक्रो प्रोसेसर जहाँ यूज़ होता है जैसे आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप, उसमें जगह बहुत कम होती है, तो उतनी कम जगह से हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए हीट सिंक के साथ फैन भी लगा होता है। तो ये कैसा है, ये एक्टिव हीट सिंक कहलाती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के आधार पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं हीट सिंक को। ये टेक्निक है सिंगल फ्लैट प्लेट। सिंगल फ्लैट प्लेट का मतलब क्या है? सिंगल फ्लैट प्लेट टेक्नोलॉजी, इसमें एक सिंगल प्लेट होती है जिसको प्रेस करके हीट सिंक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये देखिए दिख रहा है आपको। दूसरा है स्टैम्प हीट सिंक। स्टैम्प हीट सिंक में क्या है, एक बेस होता है, इस बेस में खांचे बने होते हैं, ये मेटल का बेस है, और इसमें ये फिन्स आपकी लगाई गई हैं। ये जो फिन्स हैं ये स्टैंपिंग के थ्रू बनी होती हैं। स्टैंपिंग में क्या है कि एक आपका मेटल की पतली चादर होती है, उस पे मशीन स्टैंपिंग टेक्नोलॉजी यानी आपका जो एक डाई फिक्स रहती है साइज की, और वो डाई उसमें से ये फिन्स काटती चली जाती है। तो स्टैंपिंग टेक्निक से ये फिन बनती है। इन फिन को इन खांचों में फिट कर दिया जाता है, जिपर्स बोलते हैं इसको, ठीक है, इसमें फिट कर देते हैं, तो ये आपकी स्टैम्प्ड हीट सिंक कहलाती है। फिर आपका मशीनिंग हीट सिंक है। ये हीट सिंक मशीनिंग द्वारा, जैसे लेथ मशीन है, सीएनसी मशीन है, उनके थ्रू बनाई जाती है, तो इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मशीनिंग है, उसके थ्रू बनी हीट सिंक। बॉन्डेड फिन हीट सिंक, इसमें स्टैंपिंग की तरह ही क्या होता है कि अलग ये फिन्स होती हैं, फिर इनको एक बेस पे एपॉक्सी, यानी एपॉक्सी जो है ये एडहेसिव होता है, उसके जरिए चिपकाने वाला पदार्थ एपॉक्सी, उसके जरिए या फिर ब्रेजिंग के जरिए, ब्रेजिंग जो है वेल्डिंग जैसा एक प्रोसेस है, सोल्डरिंग या वेल्डिंग जैसा, तो ब्रेजिंग के जरिए जो है इसको इसमें फिट कर दिया जाता है इस तरह से, ये देखिए फिट कर दिया जाता है। तो ये क्या है, बॉन्डेड फिन हीट सिंक है। फोल्डेड फिन, इसमें क्या है, फिन्स का इफेक्टिव एरिया बढ़ाने के लिए हम फिन को इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। ये आपका जो चादर है, ये पतली जो लेयर है, इसको फोल्ड कर दिया है, इससे ये पाइप की तरह बन जाता है, और हवा इसके अंदर से जब होके गुजरती है तो तेजी से हीट ट्रांसफर होता है और डिवाइस आपकी ठंडी हो जाती है। फिर है स्किविट हीट सिंक। स्किविंग एक प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का। इसमें क्या होता है, एक बार है मेटल का, मेटल के बार को तेज धार की कटर होता है जिससे बहुत महीन महीन, बहुत पतले पतले फिन्स के रूप में छील दिया जाता है। काट के पूरा अलग नहीं करते हैं, सिर्फ इसको इस तरह से यहाँ तक कटिंग होती है, इसको छीलना टाइप का बोलते हैं ये कटिंग। इससे आपका ये एक सिंगल बार से ये आपके हीट सिंक तैयार हो जाती है, ठीक है, एस्केवेट हीट सिंक। फिर फोर्ज है। फोर्ज हीट सिंक जो है वो गर्म करके और पीट के फोर्जिंग प्रोसेस कहलाता है। आपका चाकू वगैरह बनते हैं, चाकू खुरपे फावड़े ये सब फोर्जिंग टेक्निक से, तो उसी टेक्निक से हीट सिंक बनती है, गर्म करके और फिर इसे ठोक पीट के बनाया जाता है। ये कुछ जनरल टाइप आप देखने होंगे हीट सिंक देखेंगे, इसमें फ्लैट फिन्स हैं, स्ट्रेट हैं, ये आपका पिन टाइप की है, ये आपका फ्लैटेड है, तो ये शेप के अकॉर्डिंग जो है आपके हीट सिंक्स हैं। तो हीट सिंक हम लोग यही समाप्त करते हैं ये लेक्चर यहाँ पे। इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि रेटिंग्स क्या होते हैं एससीआर की, दूसरा हमने देखा कि कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अनवांटेड सिचुएशन से अपने एससीआर को, और तीसरा हीट रिमूवल के लिए किस तरह की हीट सिंक्स का इस्तेमाल होता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी किस तरह की होती है।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।